चलिए ये जरा आप प्रोबेबिलिटी से देखिए, प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, तो आपको ये पता है ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। नेक्स्ट ये जरा सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से है, नोट्स इसको ज़रा देखेंगे कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन कब होता है, तो ये जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो तो सोल्यूशन यूनिक, उसके बाद डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो हो और तब हम ना एडजॉइंट ए इंटू बी को चेक करेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो तो सिस्टम के पास नो सोल्यूशन होगा, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो तो सिस्टम के पास सोल्यूशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर सोल्यूशन होंगे तो इनका इन्फिनाइट में नहीं सोल्यूशन होगा। चलिए ये आपका इन्वर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज है, यहाँ से ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फंक्शन है साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स, इनके रेंज को आप ध्यान देंगे, साइन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स, तो आप पाओगे क्या, ये -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में होंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ ये अनडिफाइंड होते हैं अपने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर उन्हें हटा लेते हैं। तो टेन इन्वर्स में जो इनके -π/2 और π/2 ओपन इंटरवल में है, और यहाँ से कॉसेक इन्वर्स से ना मैंने जीरो को हटा रखा है, मैंने नहीं हम लोगों ने हटा रखा है। उसी तरीके से बाकी जो रिमेनिंग है उनका देख लीजिए आप, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है 0 टू पाई होगा, और वही जहाँ जहाँ ये अनडिफाइंड है उन्हें हटाया गया होगा। इन्हें आप देखिए और इन्हें ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या प्रॉपर्टी है। अगर पहला मैट्रिक्स m/n का है, दूसरा मैट्रिक्स n/p का है, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और ये क्या होंगे m/p का होगा। मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो के होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे के सोल्यूशन को कैसे करते हैं हम लोग, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए आपको पता है सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो e⁻ इंटीग्रल ऑफ p dx, और तब सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस dx प्लस e। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py प्लस q के फॉर्म में है, जहाँ p और q फंक्शन ऑफ x होंगे। नेक्स्ट ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से है, लेकिन ये dx/dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में है। इस बार p और q फंक्शन ऑफ जो होंगे y हुआ करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dy को बोलेंगे, और सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये आपका यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका कोई लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 दिया गया होगा, और कोई लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर r1 हो और ये m वेक्टर के पैरेलल हो, तो उसका वेक्टर इक्वेशन इस टाइप से दिया जाता है, r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन देखिए कि जब कोई लाइन का आपको पासिंग पॉइंट पता हो और डायरेक्शन को साइन पता हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 होगा, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बाई क्या होगा करेगा सबके बाई, मतलब कि ये डायरेक्शन को साइंस ABC। चलिए नेक्स्ट देखिए, line passes through 2 points having position vector r1 and r2, then the vector equation is, इसका वेक्टर इक्वेशन क्या कैसे बनाएंगे हम लोग, r1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ r2 माइनस r1 वेक्टर। और यहाँ पे जब दो पासिंग पॉइंट्स दिए रहेंगे ना, तो ये आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये इनका कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई z माइनस z1 इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये यहाँ से आप, ये आपका इम्पोर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस को हम लोग यहाँ कैसे निकालते हैं, ये आप देख लीजिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए
पहला लाइन जिसके पासिंग पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे कि पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 दूसरे का पासिंग पॉइंट। डायरेक्शन ये सब सारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे आपके। तो इनके बीच का कॉस थीटा क्या होगा ये आप देख पाइएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप डिमार्क देखें, डिमार्क में क्या बोला गया कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, cos 90 जीरो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो कर दीजिए, आपको फाइनली ये क्या आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो। तो ये आपका एक कंडीशन है जहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट्स का सम अगर जीरो हो तो लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और अगर वेक्टर फॉर्म में दो वेक्टर दिए गए हैं, आर वेक्टर इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू r2 प्लस लेमडा टाइम्स r2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ m2 वेक्टर्स, तो इनके बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू किस टाइप से दिया जाएगा, m1 इंटू m2 बाई m1 का मैग्नीट्यूड प्लस m2 का मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनको डिस्कस कर दिया है। आप इन्हें देखिए, वीडियो को देखिए और साथ ही साथ सारे फार्मूला को खुद से देखो। इस पे मेरा साउंड उतना मैटर नहीं करता है, आपको मैटर करता है कि आपने फार्मूला को कैसे देखा और कैसे याद रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, सारे एग्ज़ाम बेहतर जाएंगे, आप एक देश के जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बन के बाहर उभरेंगे। और मिलेंगे हम लोग फिर से, तब तक के लिए बाय।